लिखता है उसके नीचे विनिंग प्रोबेबिलिटी आती है परसेंटेज में। तो जनरली प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। या तो 0 होगा, 0 के ए और 1 के बीच में होगा, या तो 1 होगा। वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है और वो 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 जन जो है वो टॉस में आ रहे हैं, ठीक है, और हमने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने का चांस कितना है? आधा चांस है। और टेल आने का चांस कितना है? आधा। तो ऐसे सारे केसेस को कंबाइन करते हैं अगर हम, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तक डायरेक्ट पहुंचने से पहले अपने को सैंपल स्पेस के बारे में कुछ समझना है। और सैंपल स्पेस आपको 9th के अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में था, सेट्स, याद है आपको? है ना? A is set of all x such that x belongs to even number वगैरह वगैरह जो भी, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिखा करते थे। यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको सीखना है पॉसिबिलिटी। क्या सीखना है? पॉसिबिलिटी। कि अगर कोई भी केस आपको दिया जाता है तो उसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपका ही कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपके साथ 9th का एग्ज़ाम दे रहा था या दे रही थी। रिज़ल्ट जब आएगा तो रिज़ल्ट क्या हो सकता है? पास, फेल, बराबर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो यही है हमारे पॉसिबिलिटीज़ का किस्सा। आप लेट अस से लूडो खेल रहे हो, आपने डाई को फेंका, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो आपने हॉनेस्टली उस डाई को थ्रो किया, तो क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका स्कोर क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। कोई बोले 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। आप 2 गोटियों के साथ खेल रहे हो। अपने को सिंगल डाई के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे ही जब हम कॉइन टॉस करते तो हमने वो देख लिया, हेड या टेल। कभी पत्ते खेले हैं आपने? नहीं। इसमें उससे रिलेटेड भी समझा, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने पत्ते खेले ही नहीं है तो उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज़ आप किसी बर्थडे पार्टी में चले गए हो, घर का ही बर्थडे पार्टी है, जाना पड़ेगा, किसी बचकाने का बर्थडे पार्टी है, छोटा सा है। अब वहाँ पे आजकल ऐसा हो गया ना कि अलग अलग गेम खिलाएंगे, बुलाएंगे, बोलेंगे ठीक है ये झोला है, झोले में से एक बॉल निकालो। वहाँ पे समझो 5 नीले बॉल हैं, 3 हरे बॉल हैं, 10 लाल बॉल है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यही है कि तीनों में से कोई एक कलर जो है वो आने वाला। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे स्टिक करके रहेंगे। सेकंड प्रैक्टिस सेट में हम पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करना सीखेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं वो काउंट करता है। थर्ड में हम इवेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। इवेंट बनाना मतलब क्या होता है, या फिर इवेंट क्रिएट करना मतलब क्या होता है? सपोज़ अब होम तक पहुंचने के लिए जो आपका जो भी गोटी है उसको 2 का स्कोर चाहिए, तो आप तो यही सोचोगे ना कि 2 आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपने इवेंट क्या जनरेट किया कि आपको 2 चाहिए, तो वो इवेंट में चले जाएगा। फिर उसके अगले वाले सेट में हम सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको समझना चाहेंगे तो कोई भी इवेंट होने के चांसेस कितने हैं बिटवीन 0 to 1, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रोबेबिलिटी। पहले वाले सम्स की तरफ चलते हैं, फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। ओह शिट। ये जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं ना, हम एक एक करके बाद में देखेंगे जैसे जैसे हम लोग उसको प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले रहेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। प्लीज एक्साइट मत हो जाओ, वनीता है वो। हाँ, एक्साइटमेंट मेरे अंदर आना चाहिए ना। Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacations. वो स्पॉट्स क्या क्या है देखते हैं।
अजंता, महाबलेश्वर, लुनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसके बाद में अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। अपने को ये पूछा हुआ है कि कितने पॉसिबिलिटीज वहां पर हैं। आप ये गिनना स्टार्ट करो, यहाँ पे देखो, ये गिनना स्टार्ट करो कि कितने जगहों के बारे में जानती है, टोटल कितने जगहों के बारे में जानती है। 1 2 3 4 5, ये 6 7 एंड 8। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो कितने जगहों पर जा सकती है? इट इज 8। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। आपको रैंडमली कोई भी एक दिन चूज करना है आपके एक हफ्ते के टाइम में। सर हफ्ते में कितने दिन होता है? तो आप कितने कॉम्बिनेशन या फिर कितने पॉसिबिलिटीज है कि आप डे चूज करोगे? 7। या तो आप संडे चूज करोगे, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 7। बराबर। अब यहाँ पे पूछा है सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये जो जुआरी लोग रहते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? कोई वो जादूगर आया रील वाला, आपको ऐसे 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 पत्ते दिखा रहा है, कोई एक चूज करो। तो 52 में से आप कितने पत्तों को चूज कर सकते हो? एक। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 52। आप 52 में से कोई भी एक चूज करोगे, मतलब आपके पास 52 पॉसिबिलिटीज है कि आपने क्या चूज किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 52। 1 नंबर इज रिटर्न फ्रॉम 10 to 20। एनी 1 नंबर, या फिर सॉरी कार्ड है और उस पर हमने 10 से लेकर 20 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, और कोई एक कार्ड है ना, अपने को रैंडमली चूज करना है। कितने पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे? कितने पॉसिबिलिटीज है? 10 से लेकर 20 लिखा है। 10 11। कैसे? सबसे पहला वाला पत्ता, उस पर आपने क्या लिखा? 10। सेकेंड कार्ड, उस पर आपने कितना लिखा? 11। फिर उसके बाद 12। ऐसे ही 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो कितने नंबर है? 11 से लेके 20 में ही 10 हो जाएंगे ना, ये तो एक एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे? 11। क्वेश्चन इजी, लेकिन आप जोश में आके रॉन्ग आंसर दे दोगे वहाँ पे। आई बात समझ में? पहला वाला केस बहुत सिंपल था, आपको पॉसिबिलिटीज पूछे हैं, 8 जगहों के बारे में जानती हैं, तो पॉसिबिलिटी कितना है? 8। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर टोटल 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना? 7। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 7। जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत जगह है, खाली कैमरा मत हिलाना। फिर उसके बाद में कोई एक कार्ड रैंडमली चूज करना था, तो वो 52 कार्ड्स है वहां पे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने थे? 50। 10 से लेके 20 टोटल कितने नंबर है? 11। तो टोटल पॉसिबिलिटीज भी कितने रहेंगे? 11। बराबर। हम बाद में इसे समझ लेंगे कि हम इसको लिखने कैसे वाले हैं। हाफ पेज इनफ है इसके लिए, तो जब भी हम नेक्स्ट वाला कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आधा पेज आप छोड़ देना, बाद में हम उसको लिख करके लेंगे। अब नेक्स्ट वाली कंटेंट में चलते हैं हम। यहाँ पे अपने को अलग अलग केसेस हैं जो देखने हैं। ठीक है, अब ये सारे केसेस समझने से पहले हम सारे केसेस को इंडिविजुअली ध्यान देके समझ लेते हैं। सपोज एक रैंडम डाई फेंका गया है, ठीक है, एक रैंडम डाई फेंका गया, अ डाई इज थ्रोन। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। बराबर कि नहीं? वो जो क्यूब होता है जिसको यूज़ करके हम लूडो का गेम खेलते हैं, सपोज नीचे वाले फेस पे 1 है, ऊपर वाले पे 6 है, यहाँ पे सामने वाले पे जो है वो 2 है, फिर यहाँ पर बाजू वाले पे 3 है, पीछे वाले पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और 1 2 3 4 5, ऊपर 6 हो गया। तो ऐसे टोटल 6 ही केस पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 6। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपको कॉइन टॉस करवाया है, सिंगल कॉइन आपसे टॉस करवा रहा है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
बराबर कि नहीं, हेड या टेल, बराबर है यहाँ तक, कोई डाउट? इसके बाद सपोज कोई बहुत महान खिलाड़ी है और वो कुछ अलग ही करना चाहता है, वो अलग लेवल का बंदा है, वो क्या कर रहा है, कॉइन टॉस कर रहा है और उसके साथ में वो डाई को थ्रो भी कर रहा है, बहुत टाइम है उसके पास। तो उसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6, बराबर। एक कॉइन टॉस किया, उस पर हेड आ गया, और जो डाई थ्रो किया उस पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हेड के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर कॉइन पे टेल आ जाए तो टेल के साथ में भी यही 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कॉइन उड़ाया, उस पर टेल आ गया, डाई थ्रो किया, उस पर क्या आ गया, 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड देन टेल के साथ 6। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 12। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? 3 जनरल केस और हैं, उसको समझेंगे, एक पत्ते वाला केस है उसको समझेंगे, और हम प्रैक्टिस सेट के लिए रेडी हो जाएंगे। सिंगल कॉइन, सिंगल डाई, एक कॉइन एक डाई, ये हमने कवर कर लिया है। अब करेंगे 2 कॉइन, 3 कॉइन, डबल डाई, ठीक है। ये 3 केस अपने को कवर कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ये मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको आने वाले हैं। इवन अभी जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उसमें भी ये जो है वो आते रहेंगे। अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन्स को हमने टॉस करवाया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, दोनों हेड आ सकता है, बराबर कि नहीं? हो सकता है पहला वाला हेड आए और दूसरा वाला क्या आ जाए, टेल। या ये हो सकता है कि पहला वाला टेल आए और दूसरा वाला क्या आ जाए, हेड। ये भी पॉसिबल है कि दोनों क्या आ जाए, टेल। ये आप अगर ओरली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपको 2 कॉइन्स के लिए शॉर्टकट चाहिए तो कुछ ऐसा है, आप 2 बार H लिखोगे और 2 बार टेल लिखोगे, 2 बार H 2 बार टेल, फिर उसके बाद 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। HHTT स्टार्टिंग में इसमें क्या लिखा है, HHTT, और सेकंड वाले में क्या लिखा, HTHT। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर भी देखने मिल रहे हैं, बराबर कि नहीं, है ना? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं? अगर इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि कॉइन खड़ा है, वो तो काउंट ही नहीं होगा, बराबर कि नहीं? तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं 2 कॉइन्स के लिए। कितने कॉइन्स के लिए? 2 कॉइन्स के लिए। अब आते हैं 3 कॉइन्स पे, कि अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, उसका भी पहले शॉर्टकट देखेंगे, पहले डायरेक्टली लिख के लेते हैं, पहले डायरेक्टली लिखते हैं। चलो ठीक है, सैंपल स्पेस। पहला पॉसिबिलिटी ये कि तीनों हेड आ गया, तीनों क्या आ गया, हेड, बराबर। दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि 2 हेड है और तीसरा क्या है, टेल। अब हम देखो, पहले हमने क्या किया था, 3H वाला किया था, कितना वाला, 3H। इसके बाद हम गए हैं 2H पे, कितने पे गए, 2H। 2H के सारे केसेस देख लेता है। 2H के सारे केसेस मतलब टेल सबसे लास्ट में होगा, या तो टेल बीच में होगा, या तो टेल पहले वाले में होगा, ठीक है। तो 2H वाले सारे केसेस देख लेते हैं। बीच में टेल आ गया या फिर सबसे पहले टेल आ गया, बराबर। सबसे पहला वाला केस हमने क्या देखा, तीनों H। सेकंड केस हमारे लिए क्या था कि 2 हेड है, अगर तो 2 हेड रहेगा अगर, तो टेल जो है लास्ट वाला हो सकता है, टेल बीच वाला हो सकता है, फिर टेल फर्स्ट वाला हो सकता है। पहले हमने देखा 3 हेड, फिर हमने क्या देखा, 2 हेड। अब क्या देखेंगे, 1 हेड। 1 हेड वाला केस क्या होगा कि एक H है और बाकी दोनों क्या है, T। अगर सिर्फ एक H है तो वो हो सकता है पहले वाले कॉइन पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो सेकंड वाले कॉइन पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो थर्ड वाले कॉइन पे आ जाए, बराबर। यहां तक कोई डाउट? हमने 3H देखा, हमने 2H देखा, हमने 1H देखा। अब जाएंगे 0H की तरफ। 0H मतलब तीनों क्या आएगा, टेल टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 8, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखता है। जैसे यहाँ पे हमने 2 बार H 2 बार T लिखा था, यहाँ पे हम पहले 4 बार H लिखेंगे, 1 2 3 4।
फिर 4 बार टेल लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 बार हेड पे आ जाएंगे, 2H 2T, फिर 2H 2T, पहले 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर सिंगल हेड सिंगल टेल, सिंगल हेड सिंगल टेल, सिंगल हेड सिंगल टेल, सिंगल हेड सिंगल टेल। हो सकता है एग्जैक्ट इसकी तरह वो मैच ना करे सीक्वेंस, 2 मिनट, एग्जैक्ट इसकी तरह सीक्वेंस वो मैच ना करे, लेकिन 8 के 8 कवर हो चुके हैं, बराबर। तो एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पाते हो तो ये एक तरीका आपके पास होगा जहां पर आप इस शॉर्टकट से वो 8 पॉसिबिलिटीज निकालोगे। यहां तक कोई डाउट? सिंगल सिंगल इजी था, डबल डबल के लिए शॉर्टकट आ गया अपने पास, ठीक है। अब है 2 कॉइन वाला, कितना वाला? 2 कॉइन वाला केस। 2 कॉइन वाला केस सिंपल है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब इतना ज़्यादा इजी कि आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं, और इतना ज़्यादा लेंदी कि लिखते लिखते आपको ऐसा जो है वो हाथ दुखने लग जाए। कैसे है देखो, अगर आपने 2 डाइस को फेंका है तो पहले वाले पे 1 आएगा, ठीक है, और पहले वाले पे 1 आएगा और दूसरे वाले पे बाकी 6 नंबर आ सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वाले पे कंपलसरी 1 आ गया, दूसरे वाले पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये कॉम्बिनेशन है 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर उसके बाद 1,4, फिर उसके बाद 1,5 और उसके बाद 1,6। पहले कॉइन का हेड हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया, ये टाइप कवर कर लिया। पहले हेड पे 2 भी आ सकता है, और 2 के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहले दूसरे वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आ गया, दूसरे वाले पे 4 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, या फिर दूसरे वाले पे 6 आ गया। ऐसे ही 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ऐसे चलते चलते अपने को 6 तक जाना होगा। कुछ अच्छा यहाँ पे दिया ही नहीं है, हाँ ये देखो ऐसे दिख रहा है। तो यहां पे हमने कौन सा कवर किया देखो, 1 कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन इज टॉस्ड, 3 कॉइन इज टॉस्ड, अ डाई इज थ्रोन, 2 डाइज आर थ्रोन, फिर उसके बाद में अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ नंबर बियरिंग 1 to 25, मतलब आपने 25 कार्ड लिए हैं जिस पे 1 से लेके 25 लिखे हैं, तो उस पर क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 6, वही सारी चीज़ें आएंगे। और अभी तक हमने ये चीज़ कवर नहीं किया है, ये 52 कार्ड्स हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं। तो आप इतना देख लो, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछो, और उसके बाद में हम लोग आगे जो है वो कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अंश रोक दो जरा, ठीक है। ठीक है, इसको फिलहाल रेफरेंस के लिए हम लोग रखते हैं अपने पास, ताकि अपने को इजीली समझ में आए कि हम बात कौन से कार्ड्स के बारे में कर रहे हैं। टोटल कार्ड्स कितने अपने पास? 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 50। अब इन 52 कार्ड्स में से आधे कार्ड रेड है और बचे हुए आधे कार्ड ब्लैक है। रेड एंड 52 का हाफ कितना होता है? 26। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। और रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। यहां तक कोई डाउट? टोटल 52 कार्ड्स हैं, हमने क्या कर दिया? आधे आधे कर दिए, तो कितना हो गया? 26 ब्लैक एंड 26 रेड। ब्लैक में 2 शेप्स हैं, एक है स्पेड, ये स्पेड है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लब। ठीक है, तो ब्लैक कलर में
और आधे आधे कर दो, बराबर। तो स्पेड कितना होगा? स्पेड होगा 13 और क्लब कितना होगा? वो भी होगा 13। फिर उसके बाद आते हैं हम रेड वाले पे। रेड में भी दो है, एक है हार्ट, ये भी 13 कार्ड्स हैं, और उसके बाद में है डायमंड, ये भी कितने हैं? तो देखो टोटल कार्ड कितने हैं? 52। अगर कलर वाइज जा रहे तो आधे आधे, लाल 26 और रेड भी सॉरी ब्लैक भी कितना है? 26। अगर हम शेप वाइज जा रहे हैं तो हर शेप में कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। ब्लैक में दो शेप है, स्पेड एंड क्लब, 13, और इसमें हेलो 7 ना लेक्चर बाटे चालू बाटे, रिकॉर्डिंग होता है, एक बार फोन बंद किया। ठीक है, अब यहां पे देखो कहां तक पहुंचे थे हम? 13 पे पहुंच गए थे, बराबर। अब ये 13 कार्ड्स कौन से हैं अपने को वो समझना है। सब में जो 13 कार्ड्स हैं वो कॉमन इसी तरीके से हैं। सबसे पहला वाला आता है एस। क्या आता है? जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का इक्का, ए लिखा रहता है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं एस कार्ड। कौन सा कार्ड? अगर मैं शेप वाइज देखूं तो स्पेड में कितना एस है? 1, ठीक है। क्लब में कितना एस है? 1। हार्ट में कितना है? 1। और डायमंड में कितना है? 1। और अगर कलर वाइज देखूं मैं, ठीक है, तो ब्लैक में कितने एस होंगे? 2। एक यहां से, एक यहां से, बराबर। रेड में कितने एस होंगे? 2। एक यहां से, एक यहां से। और ओवरऑल कितने एस होंगे? 4। ये तो सबको पता है कि एक जो भी पत्ता होता है वो टोटल कितना होता है? 4 होता है ना। इतना बेसिक तो सबको पता है। अब इसके बाद में आते हैं हम, सेकंड जो कार्ड है वो है किंग, थर्ड वाला क्वीन, और फोर्थ वाला जैक मतलब गुलाम। ये तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। पहला वाला था एस कार्ड, दूसरा वाला है फेस कार्ड। मुझे बताओ टोटल किंग कितने होंगे? 4। टोटल क्वीन कितनी होगी? 4। ब्लैक में जैक कितना होगा? 2, बराबर। और टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? सभी जो है वो बोल रहा है 8 फेस कार्ड है। सभी पागल है। 12, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3। सभी रेसिस्ट हो रहा था, वो सिर्फ ब्लैक वाले बता रहा था, ठीक है। तो भी वो 8 नहीं हो पा रहे थे। टोटल कितने कार्ड्स है? 12। अब इसके बाद में आते हैं, अगला जो कार्ड है, फिफ्थ जो कार्ड है वो है नंबर कार्ड। 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इन सब को हम बोलते हैं नंबर कार्ड। कौन सा कार्ड? नंबर कार्ड। टोटल नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 है। टोटल नंबर कार्ड कितने हैं? 9। एक शेप में, हाँ, कितने शेप में? एक शेप में। एक शेप में 9 नंबर कार्ड। अगर मैं कलर वाइज जाऊंगा तो 9 + 9 18। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 9 × 4 कितना हो जाएगा? वो 36। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? 52 कार्ड्स है, आधे आधे कर दिए। ब्लैक रेड, ब्लैक भी 26, रेड भी 26। यहां तक कोई डाउट? फिर हम जब कलर वाइज स्प्लिट हो चुके थे उसके बाद हम शेप वाइज जो है वो स्प्लिट हो रहा था। ब्लैक में था स्पेड एंड क्लब 13, और रेड में था डायमंड और हार्ट 13। फिर 13 कार्ड का जो सिंक है वो कैसा है? सबसे पहला वाला एस है। सबसे पहला वाला क्या है? फिर उसके बाद 3 फेस कार्ड है। 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक। और उसके नीचे 9 नंबर कार्ड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में। तो अगर आपको ये बोला जाए कि आपको एस कार्ड चाहिए, कौन सा कार्ड चाहिए? ठीक है, लेकिन वो हार्ट का नहीं होना चाहिए।
हार्ट वाले शेप का नहीं होना चाहिए। बताओ कितने आपको एस कार्ड मिलेंगे फिर? 3, बराबर। अगर ये बोला जाए कि अपने को फेस कार्ड चाहिए लेकिन वो स्पेड का नहीं होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए? स्पेड। तो एक में फेस कार्ड कितने? 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9। तो टोटल फेस कार्ड, ठीक है, स्पेड को हटा के कितने हो गए? 9। तो इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए जब हम इसका सम्स करें। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? ये क्लासिफिकेशन आप ड्रॉ करके लिए, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना जो हमने लिखा हुआ है, ये इसको किसी एक में जो है उसके नीचे लिख देना आपको, ठीक है। लिख लो फटाफट। पहले वाले में अपने को सैंपल स्पेस लिखने सीखना था, बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक बार हम यहाँ के सम्स कर लेंगे तो पहला वाला प्रैक्टिस सेट अपने को खुद से आ जाएगा। लेकिन देखेंगे हम उसको भी कि सॉल्व कैसे करना है। टेस्ट के टाइम पे अगर इस चैप्टर में आपको 10 में से 10 नहीं मिलता है तो समझो अपना 10वीं में पढ़ाई करने का लायक ही भी नहीं है। इतना इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाओ, अब मेरे से 10वीं नहीं हो पाएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, सैंपल स्पेस फॉर गिवन कंडीशन एस इट इज इक्वल टू 1 कॉइन एंड 1 डाई। हमने अभी इन जनरल केसेस जब देख रहे थे तब हमने ऐसा केस देखा था कि एक डाई है और एक कॉइन है। कॉइन जब आप टॉस करोगे तो हेड आ सकता है, हेड के साथ डाई पे क्या आएगा? 1। हेड के साथ डाई पे क्या आ सकता है? 2। हेड के साथ डाई पे क्या आ सकता है? 3। हेड के साथ डाई पे क्या आ सकता है? 4। हेड के साथ डाई पे आ सकता है 5 एंड हेड के साथ डाई पे आ सकता है 6। सेम गोज विथ टेल। टेल के साथ डाई पे क्या आ सकता है? 1। फिर टेल के साथ 2, देन टेल के साथ 3, फिर टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 12। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इट इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इतना ही है इसमें, कोई डाउट? पक्का? ठीक है, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 digit numbers are formed using 2, 3 and 5 without repeating। Without repeating मतलब 2, 2, 22 नहीं चलेगा, 5, 5, 55 नहीं चलेगा, 3, 3, 33 नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखते हैं सैंपल स्पेस फॉर गिवन कंडीशन। S इज इक्वल टू, देखो 2 के साथ में 3 लिखोगे तो 2 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा? 23। 2 के साथ में 5 लिखोगे तो 2 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा? 25। 2 के साथ यही नंबर बन सकते हैं, 2, 2, 22 भी बन सकता है, लेकिन अपने को रिपीटेशन नहीं चाहिए इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अब 3 के साथ शुरू करते हैं। 3 के साथ 2 लिख दिया, क्या बन गया? 32। 3 के साथ 5 लिख दिया, क्या बन गया? 35। सेम वही चीज़ 3, 3, 33 भी हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन नहीं चाहिए। अब 5 के साथ 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। 5 के साथ 2 लिख दिया तो 52, 5 के साथ 3 लिख दिया तो 53 और 5, 5, 55 नहीं चाहिए क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
किसी ने 7 काउंट किया था, पता नहीं कैसे, लेकिन 6 ही है। Therefore, number of element in sample space it is equal to 6. इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? लिख लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया ये दोनों लिख के? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक सेटअप दिया हुआ है अपने को और उसमें एरो को रोटेट करना है, और रोटेट करने के बाद एरो किसी एक कलर पे रुक जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सैंपल स्पेस फॉर गिवन कंडीशन S इज इक्वल टू, सबसे पहला वाला कलर कौन सा रख लेते हैं? रेड। रेड के बाद ऑरेंज, फिर ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू, देन ग्रीन, और लास्ट में पर्पल। कितने कलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पर्पल जो है वो नंबर 6 का कलर है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इट इज इक्वल टू 6। यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, हाँ 10, 15, 20, 25 और 30 बराबर। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे? सैंपल स्पेस फॉर गिवन कंडीशन S इज इक्वल टू, पहला वाला आएगा ट्यूसडे, कॉमा सेकंड वाला क्या आएगा? संडे, फिर थर्ड वाला क्या आएगा? फ्राइडे, कॉमा वेनेसडे, कॉमा मंडे, और लास्ट में क्या आएगा? सैटरडे बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इट इज इक्वल टू 6। ये वाला कर लोगे आप लोग खुद से? ट्राई करो। अंश भूल जाते हो यार एडिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे इन्होंने बोला है रोड सेफ्टी कमिटी बनाई जा रही है जिसमें 2 लड़के हैं B1 एंड B2 और 2 लड़कियां हैं G1 एंड G2। इनका ये बोलना है कि कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगर बनेगा तो वो क्या होगा? कमिटी ऑफ 2 बॉयज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम A वाला करते हैं। सैंपल स्पेस, बातें नहीं, फॉर कमिटी ऑफ 2 बॉयज इज इक्वल टू, यहां पे आएगा S इज इक्वल टू B1 एंड B2। ये सिंगल एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कमिटी में 2 जन है, तो यहां पे कितनी कमिटी फॉर्म हुई है? एक ही कमिटी फॉर्म हुई है। एक कमिटी में 2 जन रहने वाले ना, तो 2 जन की कितनी कमिटी फॉर्म हुई? 1। तो यहां पे
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 1। अगला वाला क्वेश्चन, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, ऑब्वियस सी बात है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में यहां पे क्या आएगा? G1 एंड G2, और यहां पे भी नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 1। अब इसके बाद कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देखो B1 के साथ आपने G1 रखा, ऐसे ही आप B1 के साथ G2 रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप B2 के साथ G1 रख सकते हैं, या फिर आप B2 के साथ G2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4। कितने हो जाएंगे? 4। ये 4 कमिटी पॉसिबल है ना, B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, या फिर B2 के साथ G1, B2 के साथ G2। तो 1 बॉय 1 गर्ल वाली ये कमिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में ये है टोटल आप कितनी कमिटीज फॉर्म कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। टोटल कमिटीज फॉर्म, लास्ट वाला पहले आप ये 3 लिख के ले लो, फिर उसके बाद हम लास्ट वाले की तरफ चलते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। आप बी करोगे, आप यहां पे बी लिखोगे और लिखोगे सैंपल स्पेस फॉर कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। उसके बाद सी लिख के सैंपल स्पेस फॉर कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। लास्ट वाला जो सैंपल स्पेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। यहां पे देखो सैंपल स्पेस व्हेन कमिटी ऑफ 2 people is made, टोटल अपने पास 4 लोग हैं, बराबर B1 B2 G1 G2। पहले हम B1 का सबके साथ कमिटी बना के ले लेते हैं। B1 B2 शांत, B1 का हमने B2 के साथ कमिटी बना के ले लिया है। उसके बाद B1 एंड G1 बराबर, B1 का हमने कमिटी फॉर्म किया किसके साथ? G1 के साथ। फिर उसके बाद B1 एंड G2, मतलब हमने B1 का कमिटी फॉर्म किया है G2 के साथ। अब B2 के साथ फॉर्म करना चालू करते हैं। B2 के साथ कैसे फॉर्म करेंगे? B2 एंड G1। रीजन इज कि B1 और B2 का कमिटी हमने पहले ही बना लिया। अब B2 का किसके साथ बनाया? G1 के साथ। अब B2 का किसके साथ बनाएंगे? G2 के साथ। B2 एंड G2 एंड लास्टली ये जो G1 है इसका कमिटी किसके साथ बनाएंगे? G2 के साथ। G1 एंड G2। अगर आप ध्यान से देखो तो G2 का कमिटी G1 के साथ बन चुका है, G2 का कमिटी B2 के साथ बन चुका है, G2 का कमिटी B1 के साथ में भी बन चुका है। टोटल कितने कमिटीज है? 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इट इज इक्वल टू 6। खत्म। कोई डाउट है इसमें? ये वाला सैंपल स्पेस हमारे लिए सिंपल है। एक डाई है, उसको रोल किया गया है, तो स्कोर क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इट इज इक्वल टू 6। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है और 3 पार्ट अपने पास जो है वो बच रहे हैं, ठीक है। अब इवेंट ए की तरफ चलते हैं। इवेंट ए क्या बोलता है कि ऐसा कोई इंसान है शायद जिसको ऊपर वाले नंबर पे इवन नंबर चाहिए, मतलब उसको या तो 2 चाहिए, या तो 4 चाहिए, या तो 6 चाहिए। तो A इज द इवेंट सिंस A is the event, पहले बेंच पे, of getting even number। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये therefore सेट A में आएगा 2 4 6।
मतलब हम सैंपल स्पेस में से ही सिलेक्शन कर सकते हैं, सैंपल स्पेस के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा सैंपल स्पेस है, इतने ही जो है वो चांसेस है आने के, यही नंबर है चांसेस। तो इसमें से ही हम चूज करेंगे कि इवन नंबर चाहिए तो भाई 2 है, 4 है, 6 है। कितने यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं अपने को? 3, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा? 3। सेकेंड वाला पार्ट कवर कर लिए। अब अपर फेस पे क्या चाहिए? ऑड नंबर। तो B इज द इवेंट, सिंस B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो यहां पे सेट B में क्या क्या आएगा? ऑड नंबर में क्या क्या आता है? 1 3 5। बाकी आगे और भी ऑड नंबर है, क्योंकि वो इसमें नहीं आते, हम नहीं लिखेंगे। 1 3 एंड 5। कितने एलिमेंट हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इट इज इक्वल टू 3। लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। उम्मीद करता हूं प्राइम नंबर का मतलब आप सबको पता होगा। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आएगा। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप उसको प्राइम नंबर में भी काउंट नहीं करते हो, कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं करते हो। प्राइम नंबर्स के मामले में आता है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है, ठीक है। उसके बाद में 3 एंड देन उसके बाद में 5। तो यहां पर सिंस C is the event of getting prime number, तो यहां पे सेट C में क्या क्या आएगा? 2 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C कितना हो जाएगा? सेम 3। जो भी हम यहां पे कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा और आपका सम्स सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये अगर अच्छे से आ गया तो नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट बाय फ्लूक अपने को वो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? कल तक हम यहाँ से सैंपल स्पेस तक थे, अभी उसी सैंपल स्पेस में से इवेंट निकालने बोल रहा है कि जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उसमें से आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से सेट क्रिएट करो, ठीक है। कर लो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, और फिर उसके बाद में अपने को अलग अलग तरीके के इवेंट्स पूछे गए हैं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करूँगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सब कुछ लिख के ही लेना पड़ेगा। जब भी 2 डाई रोल होते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट आते हैं, और ये हमने कल एक एग्जाम्पल में देखा भी था, बराबर। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड सो ऑन। उस तरीके से ऐसा कुछ आएगा अपना सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस, और हमारे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएंगे? 36। कैसा है ये? फर्स्ट वाले डाई पे अगर 1 आता है तो सेकंड वाले पे उसके साथ 1 आ सकता है, सेकंड वाले पे उसके साथ 2 आ सकता है, देन 3 4 5 6। फर्स्ट वाले डाई पे अगर 2 आता है तो 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 आ गया, 3 4 5 6, ऐसे टोटल 36 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में अपने को बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 के टेबल में जाने वाला नंबर होना चाहिए। जो ऊपर ये जो डिजिट्स है, जैसे 1, 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। 1, 2, 1 + 2 कितना होता है? 3। तो ऐड करने के बाद में जो नंबर मिलेगा वो नंबर 6 के टेबल में जाना चाहिए। कौन से टेबल में?
6 के टेबल में। तो फर्स्ट वाले कॉलम में देखते हैं 1,5 है अपना ऑप्शन। 1 + 5 कितना होता है 6, और 6 जो है वो 6 के टेबल में जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही यहाँ पे 2,4, 2 + 4 कितना होता है 6, वो भी 6 के टेबल में जाएगा। फिर उसके बाद में 3,3, 3 + 3 क्या हो जाता है 6, 4,2, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, फिर 5,1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और लास्ट में 6,6, 6 + 6 36 नहीं 12 ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो 12 भी जो है वो 6 के टेबल में जाता है। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 6 के टेबल में नहीं जाता। तो पहले यहां पे हम लोग इवेंट लिख लेते हैं, सिंस ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑन अपर फेस मल्टीपल ऑफ 6, तो सेट ए में यहां पे आने वाला है 1,5, देन 2,4, फिर 3,3, फिर उसके बाद 4,2, फिर उसके बाद 5,1 और लास्ट में 6,6। तो टोटल कितने एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या फिर इवेंट ए इट इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाले पे चलते हैं, सम ऑन द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। देखो मिनिमम, या फिर एक और टर्म फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ये लोग, एटलीस्ट। मिनिमम और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम सम्स में आगे की तरफ चलते हैं। अगर मिनिमम 10 पूछा गया है, ठीक है, ऐड करके मिनिमम 10 आना चाहिए, तो ये बात बताओ कि 10 या 10 से कम चलेगा कि 10 या 10 से ज्यादा चलेगा? 10 या 10 से ज्यादा। भाई ज्यादा, मिनिमम या एटलीस्ट का मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप जो है वो मेहमान हो और आप किसी के घर पे गए, आपके सामने ऐसा एक प्लेट सजाया गया है, उसमें बहुत सारी काजू कतली है, ठीक है, और वो सामने वाला इंसान आपको बोलता है कि कम से कम 2 तो खाओ, बराबर। तो अगर आप 1 खाओगे तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए, 2 खाओगे तो ठीक है, आप पूरा खा गए तो देखो उसको गुस्सा आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या बोला है, कम से कम 2 खाओ, एटलीस्ट, मिनिमम, बराबर कि नहीं। आपको आपके पेरेंट्स अगर बोल रहे कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90%, 91 आ गया तो बेल्ट निकाल के पप्पा मारना चालू करेंगे, 91 क्यों लाया, मैंने क्या बोला था, कम से कम 90 आना चाहिए, तेरा 91 आया कैसे, पॉसिबल है नहीं। तो एटलीस्ट या मिनिमम मतलब वो लेवल या फिर उसके ऊपर। इसके अगेंस्ट में आता है एट द मोस्ट या फिर मैक्सिमम, एट द मोस्ट या फिर मैक्सिमम। अब आप मेहमान नहीं रहे, अब आप घर आ चुके और घर के फ्रिज में पड़ा है आइसक्रीम, मम्मी बोलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाना, अब आप गुस्से में आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाना मतलब गिन के खाओ क्या, मैं 1 भी नहीं खाऊंगा, मम्मी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन 2 की जगह 3 खा लिया तो फिर बेलन चप्पल कुछ भी आ सकता है। हिसाब से लाया था भाई, तूने ज़्यादा खाया क्यों। देखो ये ड्रामेटिक कंडीशन है, ऐसा मम्मी मारेगी नहीं, लेकिन ठीक है समझने के लिए कि वहाँ पे एट द मोस्ट या फिर मैक्सिमम का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उतना या उससे कम। मिनिमम या एटलीस्ट का मतलब होता है जो नंबर दिया है उतना या उसके ऊपर, उससे ज़्यादा, बराबर। तो यहाँ पे मिनिमम 10 बोला है अगर, तो 10, 11, 12 मतलब 10 या 10 के ऊपर कुछ भी चलेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मिनिमम 10 वाले पार्ट पे, इसको इरेज कर देता है। मिनिमम या एटलीस्ट 10 ऐड करने के बाद 10 या 10 से ज़्यादा, यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 1 + 6 किया, कितना मिला 7, ना 10 है ना 10 से ज़्यादा, तो इस पूरे रो में लॉजिकली मुझे वो आंसर नहीं मिलने वाला। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 और 6, तो 2 + 6 करेंगे 8 मिलेगा, तो लॉजिकली इस रो में भी अपने को कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। 3, 6 करेंगे तो 9, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 4 और 6 को ऐड किया तो कितना मिलेगा, 10। एक पीछे का भी चेक कर लेते हैं, 4 + 5 किया तो 9,
तो यहां पे जो सबसे पहला आंसर अपने को मिल रहा है इट इज 4,6, बराबर कि नहीं? नीचे अगर आएंगे तो 5,6, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, चलेगा। फिर उसके बाद में 5,5, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, चलेगा। 5 + 4 9, मतलब इसके पीछे अपने को कोई आंसर मिलने वाला नहीं। 6,6 ये 12 हो जाएगा, चलेगा अपने लिए, इनफ है। 6,5 11 हो जाएगा, ये भी चलेगा। 6,4 10 हो जाएगा, ये भी चलेगा। 6,3 9 हो जाएगा, ये अपने कंडीशन में नहीं बैठता, बराबर। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम लोग लिख के लेंगे बी इज द इवेंट, पूरा स्टेटमेंट आप यहां से कॉपी करोगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सेट बी में आप क्या क्या मेंशन करने वाले हो? सबसे पहले क्या आ रहा है 4,6, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 5,5, फिर उसके बाद 5,6, फिर उसके बाद 6,4, फिर 6,5 एंड लास्ट में 6,6। टोटल एलिमेंट्स यहां पे है 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी या फिर इवेंट बी इट इज इक्वल टू 6। किसी को बी इवेंट में डाउट है? लास्ट वाला इवेंट सबसे सिंपल, हैविंग सेम डिजिट ऑन द अपर फेस। सेम डिजिट ऑन द अपर फेस मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, ये सारे स्कोर्स जो है यहाँ पे आपके अपर डिजिट पे सेम नंबर आते हैं, सॉरी अपर फेस पे सेम डिजिट आता है, यही है सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंस सी इज द इवेंट, स्टेटमेंट पूरा सेम एज इट इज, इवेंट ऑफ गेटिंग, यहां पे भी आएगा ऑफ गेटिंग सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। तो देयरफॉर सेट सी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर उसके बाद 4,4, फिर उसके बाद 5,5 5,5 और लास्ट में 6,6। तो यहां पर भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना मिला अपने को 6। कोई डाउट है यहां तक? लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स वाले केस में सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। इसका हमने शॉर्टकट भी देखा था और इवन हमने ये भी देखा था कि अगर लाइन से लिखना चाहें हम बिना किसी शॉर्टकट के तो पहले 3 हेड, फिर उसके बाद में 2 हेड, लास्ट फिर उसके बाद 1 हेड और फिर 0 हेड, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना करके हम लिख सकते हैं। सैंपल स्पेस for given condition S it is equal to 3 हेड H H H, फिर 2 हेड और 1 टेल। अब हम टेल को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे उसका पोजीशन H T H या फिर T H H। तो 2 हेड के सारे केसेस हमने देख लिए। अब 1 हेड की तरफ चलते हैं H T T। यहाँ पे सिर्फ 1 हेड है, तो जैसा 1 टेल जब था तो हमने टेल को चेंज किया था उसका पोजीशन, अब हेड का पोजीशन चेंज करेंगे। एक बार आगे लेके आते हैं T H T, फिर T T H। 1 हेड वाला हो गया, 3 हेड वाला सिस्टम हो गया अपना, 2 हेड वाला सिस्टम हो गया, 1 हेड वाला हो गया। अब 0 हेड, यहाँ पे क्या आएगा टेल टेल एंड टेल।
टोटल एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 8। अब पहले वाले इवेंट की तरफ चलते हैं। ए इज द इवेंट टू गेट एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 हेड। ए इज द इवेंट टू गेट at least 2 heads। मैं क्या लिख रहा हूं? एटलीस्ट 2 हेड्स, मिनिमम 2, मतलब 3 भी रहेगा तो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसके आगे हर जगह पे 2 से कम हेड है तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं चलेंगे। तो अपने आंसर में ए, सेट ए इज इक्वल टू एच एच एच, फिर उसके बाद में एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर उसके बाद में टी एच एच। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इट इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड वाले इवेंट पे। सेकेंड वाला इवेंट है टू गेट नो हेड। बी इज द इवेंट टू गेट नो हेड। एक भी हेड नहीं चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा? टी टी टी। यहां पे एक भी हेड नहीं है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो जाएगा? 1। लास्ट वाले पे चलते हैं। टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, मतलब सिर्फ सेकेंड कॉइन, मतलब बीच में ही हेड होना चाहिए, आजू बाजू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे देखो बीच में हेड है, फिर यहां पर बीच में हेड है, यहां पर बीच में हेड है, और यहां पर बीच में हेड है। आजू बाजू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंड कॉइन पे हेड चाहिए। सी इज द इवेंट, C is the event to get head on second coin। Therefore set C में क्या आएगा? H H H H H T T H H and T H T। कितने एलिमेंट है इसमें? 4। तो therefore नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इट इज इक्वल टू 4। इसमें कोई डाउट है किसी को? सैंपल स्पेस निकालो और जो भी इवेंट पूछा है ना उसको समझ के सैंपल स्पेस में से वो सारे कोर एलिमेंट्स निकालने हैं और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाई करना। ठीक है, करो, यूज करना है। और 2 डिजिट नंबर जो है वो अपने को बनाना है। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स जो फ्रेम करने हैं वो विद रिपीटेशन है या विदाउट रिपीटेशन है, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है, क्वेश्चन में समझना है पहले। देखिए विदाउट रिपीटेशन बोला है तो कल के क्वेश्चन की तरह 2 2 22 3 3 33 ये सारे नंबर्स नहीं चलेंगे। जब हम 2 डिजिट नंबर फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मैंने 0 के साथ 1 लिखा, 0 के साथ 2 लिखा, 0 के साथ 3, 0 के साथ 4, 0 के साथ 5, तो एनी हाउ वो 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो सिंगल डिजिट नंबर है, बराबर। तो अपनी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। सबसे पहला नंबर अपना क्या रहने वाला है? 10। फिर उसके बाद में 1 1 11 नहीं चाहिए, फिर उसके बाद क्या आएगा? 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14 और फिर उसके बाद 15। सेकेंड सीरीज जो हमारा स्टार्ट होगा वो 2 का होगा। 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22 नहीं चलेगा, फिर 2 3 23, 2 4 24 एंड 2 5 25। फिर 3 वाला अपना सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। 30, 31, 32, 33 नहीं चाहिए, 34 एंड देन 35। फिर 4 वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। 40, 41, 42, 43, 44 नहीं चाहिए, 45। लास्ट में 5 वाला सीरीज 50,
51, देन 52, 53 एंड 54। अगर आप काउंट करोगे टोटल तो ये 25 नंबर्स हैं। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होने वाले हैं? 25। फिर आते हैं पहले इवेंट पे। द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर में कौन कौन है? देखो 12 है, सॉरी 10 है, 12 है, 14 है। यहां से कितने नंबर आए? 3। फिर 20, 24, यहां से 2। फिर 30, 32, 34, यहां से भी आ गए 3। 40, 42, यहां से आए 2। 50, 52, 54, मतलब 3, 9 और 4, 13 नंबर है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना आ जाएगा? 13। अगला वाला, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। आप लिखोगे सिंस बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 के टेबल में जाने वाला नंबर। 12, 15, 21, 24, 30, यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में 42 एंड 45, फिर यहाँ पे 51 एंड 54। आप लोगों को पता होना चाहिए डिविजिबल बाय 3 के लिए आपको क्या करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपने 5वीं में सीखा होगा या 4थी में सीखा होगा कि जो भी नंबर होते हैं उनको ऐड करने का। ऐड करने के बाद में अगर ऐसा नंबर मिला जो 3 के टेबल में जाता है, मतलब पूरा नंबर 3 के टेबल में जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 54, 5 + 4 कितना होता है? 9। 9 3 के टेबल में जाता है, मतलब 54 भी 3 के टेबल में जाएगा। सेम 51 के साथ में था। 5 + 1, रुक जाओ, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6 जाता है अपने 3 के टेबल में, तो ये भी 3 के टेबल में जाएगा। ये हो गया। लास्ट वाला, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर। देखो ग्रेटर देन 50। अगर इन्होंने बोला होता ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हम 50 को काउंट करते हैं, हम 50 को काउंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है ग्रेटर देन 50, मतलब 50 नहीं चाहिए, 50 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे ये 4 नंबर आ जाएंगे, 51, 52, 53, 54। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना आ जाएगा? 4। कर लोगे आप लोग? ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, शांत, ये दोनों भी आपको खुद से ही करना है। हाँ, 3 men and 2 women। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 men मतलब M1 ले लो, M2 ले लो और M3 ले लो। फिर उसके बाद में 2 वुमेन्स, तो W1 एंड W2। तो सैम्पल स्पेस में इन्होंने बोला है कि आपको कमिटी फॉर्म करना है और एक कमिटी में आप 2 इंसान को रख सकते हो या फिर रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल देखा था, लेकिन उसमें M1 M2 था, M3 नहीं था। कमिटी कैसे फॉर्म करेंगे? पहले M1 का M2 के साथ, M1 M2 कॉमा M1 का फिर M3 के साथ, M1 M3, फिर M1 का W1 के साथ, M1 W1, फिर उसके बाद M1 का W2 के साथ, M1 W2 कॉमा। अब M2 का रखेंगे, M2 का M1 के साथ कमिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। जहां पे भी हम जा रहे हैं उससे आगे बढ़ना है, पीछे का कमिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ठीक है। M2 M3 कॉमा M2 W1, M2 W1, फिर M2 W2, M2 W2। अब जाएंगे M3 की तरफ। M3 का M1 और M2 के साथ हो चुका है, आगे बढ़ना है M3 का W1 के साथ, M3 एंड W1, फिर उसके बाद में M3 एंड W2, फिर उसके बाद हम जाएंगे W1 की तरफ। W1 का पीछे सबके साथ कमिटी फॉर्म हो चुका है, W1 एंड W2, फिर W2 का तो ऑलरेडी सबके साथ कमिटी फॉर्म हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना मिल जाएगा? 10। अब कंडीशंस क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर मतलब कि कम से कम एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए। कम से कम मतलब एक से ज़्यादा रहेगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वुमेन मेंबर वाला कौन सा है? यहाँ पे एक दिखा, ये दूसरा, फिर उसके बाद ये 3rd 4th 5th
सिक्स्थ, सेवन, टोटल 7 लोग हैं, मतलब 7 कमिटीज फॉर्म हो सकती है जिसमें मिनिमम एक, मतलब एटलीस्ट एक वुमेन हो। उसके बाद वाला है 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन। इसका कमिटी फॉर्म होना चाहिए। 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आपका एक मैन और एक वुमेन अपने को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लास्ट वाला, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर। एक भी वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए। 1 2, फिर उसके बाद 3। ये 3 कमिटी ऐसा है ब्लैक वाला जिसमें एक भी वुमेन मेंबर नहीं। कर लोगे? ट्राई करो, डाउट रहेगा तो पूछो। नेक्स्ट वाला भी आपको करना है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कल देखा था हमने। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। सेम स्टोरी टेल के साथ है कि टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना मिलेगा? 12 बराबर। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि टू गेट हेड एंड अ ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए। H1 H3 H5। H भी होना चाहिए, मतलब हेड भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद सेकंड वाले में है टू गेट हेड और अ टेल एंड इवन नंबर, मतलब इवन नंबर होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव वो हेड है या टेल है। तो H2 H4 H6 T2 T4 T6। लास्ट वाला, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। तो C वाला जो इवेंट है ना, ये एम्प्टी रह जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C होगा 0, क्योंकि ऐसा कोई स्कोर नहीं हो सकता है उस डाई पे जिस पे अपने को 7 मिल रहा हो। तो यहां पे वो एम्प्टी सेट रहने वाला है। ठीक है, करो लास्ट वाला, शांत। इफ 1 डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी है, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यहां तक हम लोग करते आए बराबर। फिर इवेंट ए का हम लोग इंट्रोडक्शन दे देता और नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग लिख लेते थे। मैंने बताया था कि बस हम 1 या 2 स्टेप करेंगे और अगला वाला प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक इवेंट। अगर मुझे ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए रखूंगा। अगर मुझे बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रखूंगा। अगर मुझे सी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी ऑफ सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये अपॉन में सैंपल स्पेस हर जगह आने वाला है। हमने ये 2 चीज़ पहले से ढूंढ के रखा हुआ है बराबर। जैसे ए में 3 है और एस में कितने 6 है, तो 3/6 करेंगे, 1/2 आंसर आ गया। बस इतना ही। ये 2 स्टेप सम्स में बढ़ने वाला है नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट के लिए। सेम यहाँ पे भी देखो, बी वाले इवेंट में 3 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। जब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका ही नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। 3/6 कैंसिलेशन करेंगे, अपने को आंसर क्या मिल गया? 1/2 बराबर। तो ऐसे ही अपने को वो प्रैक्टिस सेट के सारे सम्स करने हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक काम करते हैं, लाइन से ही चलते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं
2 क्वेश्चन आज करते, 3 क्वेश्चन कल करें। 2 छोटे क्वेश्चन रहेंगे ना, पहले हम लोग खाली एक बड़ा क्वेश्चन करने वाले थे। 2 क्वेश्चन होने दो, देखो शायद एक आधा और कर लेंगे अपन। ये बात मुझे अच्छी लगी, चलो कर लेते पूरा प्रैक्टिस सेट आज। इसमें मेथड है ही नहीं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आगे गए हैं, हर प्रैक्टिस सेट में एक एक स्टेप आगे गए। पहले वाले में हम बस पॉसिबिलिटी काउंट करते थे, सेकंड वाले में हम सैंपल स्पेस और इवेंट का सेट लिखते थे, थर्ड वाले में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना चालू किया, फोर्थ वाले में प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं। तो एक एक स्टेप पीछे जाते जाते मार खाएंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यहां पे ध्यान दो, सैंपल स्पेस, बातें नहीं, सैंपल स्पेस फॉर गिवन कंडीशन, यहां पे S इट इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हम शुरू कर रहे हैं दोनों हेड से, फिर एक हेड एक टेल, इसको स्विच कर देंगे, टेल हेड, और लास्ट वाला आ जाएगा टेल एंड टेल। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 4। अब इवेंट ए की तरफ चलते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मतलब जो अपने को नंबर डिफाइन किया है उतना या उससे ज्यादा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, सेट A में क्या आएगा? एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां पे एक हेड है, यहां पे एक हेड है, यहां पे 2 हेड है, सॉरी टेल पे चले गए हम। यहां पे 2 हेड है, यहां पे एक हेड है, यहां पे एक हेड है, तो यहां पे आएगा H H H T T H। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना आ गया है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना आ गया है? 3। यहां तक किसी को डाउट है? ये तो अभी तक हम करते आ ही रहे थे। इसके बाद में जो स्टेप बढ़ गया है वो ये है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। A में कितना? 3, S में कितना? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 3/4। पहला वाला आंसर अपने को मिल चुका। तो जैसे मैंने बताया था वो 2 स्टेप बढ़ेगा और वही 2 स्टेप बढ़ा है। अगले वाले कंडीशन पे चलते हैं, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। B इज द इवेंट of getting no head, therefore set B में क्या आएगा? T T। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B क्या आएगा? 1। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। B में कितने नंबर है? 1। S में कितना है? 4। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट B ये कितना हो जाएगा? 1/4। एक चीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप जितने भी सम सॉल्व करोगे वहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये जो भी नंबर है इनको डिवाइड करके कभी भी 1 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ना 0 से छोटा मिलेगा। और अगर सारे कंडीशन मतलब सारे कॉन्ट्रास्ट कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट कंडीशंस, अगर उनके प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलता है? 1। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट इज 1। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला कंडीशन ऐसा था कि हेड होना चाहिए, हेड होना चाहिए। दूसरा वाला कंडीशन था कि हेड होना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूं, 3/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर कॉमन है, 4 कॉमन ले लूंगा, ऊपर क्या आएगा? 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है? 4।
4/4 कैंसिल करूंगा, आंसर क्या मिलेगा 1। याद रखना कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट होंगे तो ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं कि हमने एक डाई थ्रो किया है और मुझे इवन नंबर चाहिए, तो वहाँ पे 1/2 आंसर आता है। सेकंड कंडीशन में मैं बोलूँगा मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो वहाँ पे भी क्या आता है 1/2 आता है। 1/2 + 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर मैं दो अलग कंडीशंस ले लूँ जो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, जैसे कि इवन नंबर में कितने आएंगे 3, तो वो 1/2 उसका आंसर आएगा। और मैं अगला वाला बोलूँ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है 2, तो वहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगा। अब आप ऐड करते बैठो, वहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाला। तो कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट होंगे तो ही ये वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है कि सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, ये वाला पार्ट तो फिलहाल नहीं है इसमें, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसको लिख के ले लो। समझ में आया? किसी को डाउट है? क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि if 2 dice are thrown, find the probability of the given events। सबसे पहला वाला इवेंट क्या देखो, the sum of the digits on the upper face is at least 10। ये क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है, एटलीस्ट वाला बराबर, और मेरे ख्याल से वहां पे भी एटलीस्ट 10 के बारे में ही बात चल रहा था कि कम से कम ऐड करने पे 10 होना चाहिए। तो वो क्या आंसर मिले थे अपने को 4,6, फिर 5,5, 5,6, फिर उसके बाद 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये सारे वो कॉम्बिनेशन थे जिनको ऐड करने पे 10 या 10 से ज्यादा अपने को स्कोर मिलता था बराबर। तो A इज द इवेंट, A is the event of getting sum of the score at least 10। तो A वाले इवेंट में आने वाला है 4,6, फिर उसके बाद 5,5, फिर उसके बाद 5,6, 6,4, 6,5 एंड 6,6। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा 6। कल हमने देखा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी अगर मैं जिस भी इवेंट का कैलकुलेट करना चाहता हूं उसका नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 6 और एस में कितना है 36। कैंसिलेशन करेंगे हम 6 के टेबल से, तो आंसर कितना मिलेगा अपने को 1/6 बराबर। यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो स्कोर अपने को मिल सकता है वो है 6,6 का 12, ऐड करके 33 नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। और अगर एम्प्टी सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना आएगा 0। सिंस B is the event of getting sum of score 33, therefore B वाला जो हमारा सेट है वो खाली होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना हो जाएगा 0। ठीक है, बचा हुआ पार्ट यहां पे कर रहा हूं मैं। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ये हो जाएगा 0/36 और लास्टली अपने को इसका आंसर मिलेगा 0। 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आंसर आपको 0 ही मिलता है। लास्ट वाला द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई
इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड टाइम। मतलब पहले वाला स्कोर आपका बड़ा होना चाहिए और दूसरा वाला स्कोर आपका जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही स्कोर इक्वल है। इसके आगे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला आपका स्कोर जो है वो छोटा रह जाएगा, बाकी सारे स्कोर आपके बड़े हो जाएंगे। वही अगर आप यहाँ पे देखो तो 2,1, यहाँ पे आपका पहला स्कोर बड़ा है, दूसरा वाला छोटा, फिर ये इक्वल हो गया, फिर आगे का अपने काम का नहीं है। यहाँ पे 3,1 और 3,2, यहाँ पे पहले डाई पे स्कोर बड़ा है और दूसरे डाई पे स्कोर छोटा है। यहाँ पे आएंगे तो ये 3 होंगे अपने पास, बराबर। 4,1, 4,2, 4,3, यहाँ पे तीनों में पहले वाले डाई पे स्कोर बड़ा है और दूसरे वाले डाई पे स्कोर छोटा है। आगे का वही ये इक्वल हो जाएगा, बाकी अपने काम के नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो हम ये 5,4 तक जाएगा और ऐसे ये 6,5 तक जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी या फिर इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। 15/36 आएगा। 3 के टेबल से कैंसिल होता है, 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, फ्रैक्शन में उसका आंसर लिखेंगे। लास्ट वाला पार्ट कर लोगे आप लोग? क्या उसमें आने वाले हैं एलिमेंट, वो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखे हुए है ना, ट्राई करो। पहले 2 बार किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे देखो, a 2-digit number is formed with the digits 2, 3, 5, 7 and 9 without repetition. What is the probability of the number formed is an odd number या फिर multiple of 5? तो सबसे पहले हम आते हैं सैंपल स्पेस पे। पहले हम करेंगे 2 का सीरीज पूरा कंप्लीट, 23, फिर उसके बाद 25, देन उसके बाद 27 एंड देन 29। फिर 3 के साथ चालू करते हैं, 3 and 2 32, 3 and 5 35, फिर 3 and 7 37 और फिर 3 and 9 39। उसके बाद 5 का सीरीज स्टार्ट करते हैं, 52, 53, 57 एंड 59। फिर 7 के साथ 72, 73, 75, 79। फिर उसके बाद 92, 93, 95 एंड 97। कितने नंबर टोटल दिखाई दे रहे हैं आपको? 4, 5 और 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 20। पहला वाला इवेंट क्या है? ऑड नंबर। ए इज द इवेंट such that an odd number is formed. Therefore event A में क्या क्या आएगा देखो, 23, 25, 27, 29 ये पूरा आने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 35, 37, 39, यहाँ पे 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। ये पूरा का पूरा उठ के वहाँ पे आ जाएगा। लिख लेते हैं 23, 25, 27, 29, फिर उसके बाद में 35, 37, 39, फिर उसके बाद 53, 57, 59, फिर 73, 75 एंड 79 और उसके बाद 93, 95, 97। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14। 16 हो गए यहाँ पे, 16 ही है ना? सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो यहाँ पे आया 16 और यहाँ पे आया 20। 4 के टेबल से कैंसिल होंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू मिल जाएगा अपने को 4/5। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में आ जाएगा 25, 35, ये दो आ गए, फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 75, 95 बराबर। यहाँ पे कितने नंबर है? 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/20। आप कैंसिलेशन करोगे 4 के टेबल से, 1/5 आपको आंसर मिलेगा। तो सेकंड वाला आपको खुद से करना है, इसमें करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड जो भी है प्लेइंग कार्ड्स। अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो जो हम कार्ड निकाल रहे हैं वो एक एस होगा या फिर एक स्पेड होगा। अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस में हम वो सारे के सारे कार्ड्स बना करके नहीं दिखा सकते हैं, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे सिंस द नंबर ऑफ कार्ड्स is equal to 52, therefore number of element in sample space it is equal to 52। फिर उसके बाद में since A is an event of getting an ace card, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, कितने एस कार्ड होते हैं टोटल? 4 बराबर। तो यहां पे आ जाएंगे 4। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो ये बन गया 4/52। 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, नीचे भी 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा 1/13। यहां तक कोई डाउट है? अब अगला वाला बोला है स्पेड कार्ड। बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। स्पेड क्या है? एक शेप है और एक शेप के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आ जाएगा? 13। देयरफॉर सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। बी का वैल्यू कितना है? 13। एस का वैल्यू कितना है? 52। 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल जाएगा अपने को? 1/4। खत्म। इसके लिए जो हमने पहले वाले दिन में कार्ड के सारे देखे थे अलॉटमेंट्स, वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अपने को यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है। ओके, बी 1.5। ठीक है, क्यों? 0 से 1 रहता है, 0 से ये 1 से बड़ा है बराबर, 1 से बड़ा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है वो?
हाँ तो क्या है उसका वैल्यू क्या है? अगर 15% है तो उसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि ये b 1.5 है तो 15% ये क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से 1 के बीच में चल रहे हैं हम, बराबर। तो 0 से 1 के बीच में 15 तो आता नहीं है, तो क्या 15% 0 से 1 के बीच में आता होगा? क्यों? याद करो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर। क्या याद है? परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब होता है अपॉन 100। याद आया? परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100। तो ये 15% मतलब 15 अपॉन 100 है, बराबर कि नहीं? और 2 0 है मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये बन जाएगा 0.15। तो उन्होंने इनडायरेक्टली 15% लिख करके अपने को गुमराह किया। एग्जाम में ऐसा आ सकता है जहां पे आपको ये 1.5 लिख करके नहीं देंगे उन्होंने। समझो ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, 3 ऑप्शन में से अपने को खेलना है, और इस ऑप्शन की जगह पे उन्होंने दे दिया 3/2। क्या दे दिया उन्होंने? तो आपका ध्यान सबसे पहले 15 के ऊपर भागेगा, आप उसको टिक मार्क कर दोगे कि हाँ हाँ यही है यही है। गलत हो जाएगा। 3/2 का वैल्यू 1.5 होता है ना। तो कभी कभी फ्रैक्शंस में भी क्रॉस वेरीफाई करना होता है, और फ्रैक्शन में क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। 0 से 1 के बीच में होने के लिए फ्रैक्शंस में वेरीफाई करने का तरीका सबसे सिंपल है। समझो चारों ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगा कैसे पता करने का? पता है? आपका न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा होगा। आपका न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा होगा। आप कोई भी नंबर उठा के ऐसा अपॉन में लिख देना। अगर आपने न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा रखा है और डिनोमिनेटर को छोटा रखा है, तो आपका आंसर हमेशा 1 के ऊपर ही जाने वाला है। वो कुछ भी हो सकता है 1 के ऊपर। लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर को बड़ा रखा है और न्यूमरेटर को छोटा रखा है, तो आंसर हमेशा 1 से कम होगा, और 0 तो नहीं ही होगा, क्योंकि ऊपर 0 लिखोगे तब जाकर के आंसर 0 होगा। तो अगर बहुत सारे फ्रैक्शन आपको दिए हैं, तो फ्रैक्शन में कैसे आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है? वहां पे आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे B 1.5 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फेस इज लेस देन 3? लेस देन 3 मतलब 1 and 2। लेस देन 3 मतलब 1 and, अपने इवेंट में कितने नंबर आए? 2 नंबर। सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6। तो 2/6 कितना होता है? 2/6 कितना होता है? 1/3। What is the probability of event that the number chosen from 1 to 100 is a prime number? तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल प्राइम नंबर है कितने। 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर? गिनो। नहीं पता है तो गिनो। सबसे पहला कौन सा है? 2। फिर उसके बाद फिर खाली अपन बोलते जा रहे, काउंट कर रहा है कोई? ठीक है चलो। 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, बराबर ना? ऐसे करते करते पहुंचो अभी आगे 100 तक। 44 कहाँ से आएगा भाई? ऐसा नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं जाता हो। लगता है बहुत टाइम जाएगा। प्राइम नंबर्स जो है 1 से लेके 100 के बीच में, दे आर टोटल 25। कितने? 25। लेकिन 1 से लेके 100 के बीच में नंबर कितने हैं? 100। तो 25/100 जब करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1/4। अब आते हैं यहाँ पे, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, each bears a number 1 to 40. One card is drawn random. What is the probability that the card bears number is multiple of 5? 5 के टेबल में जाने वाला नंबर चाहिए अपने को 40 तक। तो देखो 5 8 40 होता है, मतलब 8 टोटल कार्ड्स ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 8/40 करोगे तो 8 1 8, 8 5 40, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला। अब यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस निकालना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स करना है।
फॉर्मूला क्या लिखते थे अभी तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इस बार अपने को ये एस ढूंढना पड़ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बराबर कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो ढूंढना है उसको ऊपर ले लिया, इसको यहाँ पे नीचे ले लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, इट इज 2, प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5, 2 डिवाइड बाय 1/। पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक शॉर्टकट देखा था, नहीं, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो कहां चले जाता है, न्यूमरेटर में। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है कहां चले जाता है, वो न्यूमरेटर में। और क्यों जाता है वो भी हमने देखा था, ये 2/1/5 जो भी है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 1/5 बराबर 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। डिवीजन का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/5 का क्या बन जाएगा, 5/1। तो ये पूरा स्टेप करने से बेटर है, हमने एक शॉर्टकट देखा था ये कि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, कुछ ऐसा। 2 5 कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एमसीक्यूज आप लोग पेंसिल से टिक मार्क करके ले लो। टू रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, तो आपके सैंपल स्पेस में क्या आएगा पता है, R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4, ये सब सैंपल स्पेस में आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या बोला गया है कि जब भी प्रणाली को शायद रैंडमली खरीदना है उसको, तो जब उसको रेड बलून चाहिए तो क्या होगा, तो ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बलून, तो ए वाले इवेंट में क्या आ जाएगा R1 R2, कितने बलून्स हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका 2/6, 2/10, नहीं 2/9, यहाँ पे टोटल 9 बलून्स है ना, आपके सैंपल स्पेस में 9 आने वाले, तो 2/9 हो गया। फिर उसके बाद में बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बलून, ब्लू बलून कितने हैं 3 है, B1 B2 B3 बराबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/9, कैंसिलेशन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बलून, तो इसमें क्या आएगा G1 G2 G3 G4, फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इट विल बी 4/9, कैंसिलेशन नहीं होता है, वही अपना आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 टिक मार्क करके ले लो, ये आज करना है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, तो यहाँ के सैंपल स्पेस में R1 R2 R3 R4 R5, फिर उसके बाद में B1 से लेके B8 तक आपके ब्लू के लिए आ जाएंगे, G1 G2 G3 ये ग्रीन पेन्स के लिए आ जाएंगे। तो सैंपल स्पेस में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इट विल बी 16 बराबर, 8 + 5 13 हो गया, 13 + 3 16 हो गया। अब ऋतुजा को एक रैंडम पेन सिलेक्ट करना है और उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू, तो यहाँ पे एक ही इवेंट है, यहाँ पे 2 या 3 इवेंट नहीं है, पहला इवेंट है और वो इवेंट क्या है, गेटिंग अ ब्लू पेन, गेटिंग अ ब्लू पेन। तो ब्लू पेन में क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 B4 से लेके पूरा B8 तक आ जाएगा, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा 8/16, कैंसिलेशन करेंगे 1/2 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, यहाँ पे देखो A B C D E और A और एक बार दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कैसा है कि A 2 बार रिपीट हुआ है, आपको 2 बार रिपीट लिखना रहेगा सैंपल स्पेस में। 9th में हमने ये चीज़ सीखा था कि कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको सेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो 2 बार आ रहा है और अपने को प्रोबेबिलिटी काउंट करना है तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस में ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे, A, B, C, D, E, A वापस से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6। फिर A इज द इवेंट ऑफ सच दैट A अपीयर्स ऑन द अपर फेस, तो A, आएगा बराबर, तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए 2, 2/6 इसका आंसर रहेगा, कैंसिलेशन करोगे आप लोग। D अपीयर्स ऑन द अपर फेस, D कितना है सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1/6। एक काम करो, 3 क्वेश्चन देखे ना अभी तक हम लोगों ने, ये 3 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो अब भी। हाँ
अभी के लिए जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो ये है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको पूछ लिया गया है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं जिनमें जॉन, वसीम और आकाश, जिसमें से जॉन का जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉपर बास्केट थ्रो करने का इट इज 4/5, वसीम का इट इज 0.83 और आकाश का है 58%। पहला वाला फ्रैक्शन में दिया है, दूसरा वाला डेसिमल में दिया है और तीसरा वाला परसेंट में दिया हुआ। तीनों अलग फॉर्मेट में दे दिया है, इसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अपने को सबको पहले एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रिसाइसली वो अगर हम डेसिमल्स में लेके आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने को समझ में भी आएगा कि क्या आंसर है परफेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इट इज इक्वल टू 4/5। 4/5 मतलब ये बन जाएगा 0.8। डेसिमल में अगर मुझे 2 नंबर तक लिखना है तो और एक 0 लिख दूंगा मैं, बराबर। 5 8 40 होता है ना। अगर आप डिवाइड करोगे 4 को, अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 0 था 0, माइनस किया 4 बचा, डेसिमल डाला, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 5 8 40। फिर आगे आप कितने ही 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो क्योंकि यहाँ पे एक बार एक डेसिमल में इन्होंने 2 नंबर तक गए हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर तक जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए समझने के लिए। तो पहला वाला क्लियर हो गया अपने लिए कि इट इज 0.80, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, ये कितना है 0.83, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश, आकाश का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 58%। अभी हमने डिस्कस किया था कि परसेंट मतलब क्या होता है अपॉन 100, मतलब ये बन जाएगा 0.58, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3, since 0.83 is greater than 0.80 is greater than 0.58, बराबर। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 0.83, उससे जस्ट छोटा कौन है 0.80 और उससे भी छोटा कौन है 0.58। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, फिर ग्रेटर देन का सिंबल प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया सबको? कोई डाउट है उसमें? सबको डेसिमल में कन्वर्ट किया, जिसका सबसे ज़्यादा आंसर है उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। लिखना स्टार्ट करो। Six defenders, 4 offenders and 1 गोली। अब पहले इसके सैंपल स्पेस पे आते हैं अंश। यहां पे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? कितने डिफेंडर्स हैं? 6। तो D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। फिर उसके बाद में ऑफेंडर्स 4 हैं, O1, O2, O3 एंड O4। और गोली कितना है? 1, G1। सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इट इज इक्वल टू 11। अब पहला वाला कैप्टन चूज करना है, तो पहला कंडीशन दिया है कि गोली कैप्टन होगा, सेकंड कंडीशन दिया है कि डिफेंडर कैप्टन होगा। मैं डिफेंडर वाला कर लेता हूं, गोली वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। गोली वाले में सिंपल है, 1 आएगा आंसर।
पहला वाला पार्ट सपोज आप लोग कर रहे हो, लेट बी बी द इवेंट सच दैट द कैप्टन is a defender. तो यहां पे D1 से लेकर D6 सब कुछ आ जाएगा। D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। सॉरी, number of element in B. Since probability of B is equal to number of element in B upon number of element in S. Therefore probability of B it is equal to 6 upon 11. यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, तो यही इसका फाइनल आंसर। और ये जो पहला वाला पार्ट है वहाँ पे आप लिखोगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग या फिर सॉरी सच दैट द कैप्टन इज अ गोली, तो सेट ए में सिर्फ G1 आएगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 1, और आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/11। कोई ऐसा इंसान ना निकल जाए जो 1/11 में ऊपर नीचे का एक एक 1 कैंसिल कर दे। कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये एज्यूम करते हैं कि अपने क्लास में से है कोई बहुत अच्छा रईस इंसान जिसका फार्म हाउस वगैरह है और उसके बालकनी से मस्त टावल वगैरह उड़ के बाजू वाले तालाब में जाके गिर गए। तालाब नहीं है, हो जाएगा, उसमें क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर एक सर्कुलर लेक है और हवा से, विंड से जो भी है वो टावल उड़ा है और उस गार्डन में जाके गिर गए। अब उस गार्डन में कहाँ गिरेगा पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी गार्डन में गिरे। अपने को पता लगाना है प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो उस लेक में ही जाके गिरेगा। आई बात समझ में? ये गार्डन हमारा सैंपल स्पेस है। गार्डन क्या है हमारा? और ये लेक हमारा इवेंट है। लेक हमारा ठीक है। अपने को पता करना है कि इस लेक में जाके टावल गिरेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहां पर जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालते थे, जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट निकालते थे, उसकी जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की जगह पे ना हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन। जो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट निकालते थे उसकी जगह पे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ लेक और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ मतलब वही लेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ गार्डन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। अब उसके लिए अपने को 8वीं का 9वीं का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम चलते हैं सैंपल स्पेस की तरफ, फिर उसके बाद हम चलेंगे इवेंट की तरफ। तो यहाँ पे फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वरना बाद में स्पेस नहीं होगा। फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन इसका लेंथ कितना है? 77 मीटर। इसका ब्रेथ कितना है? 50 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 77 और ब्रेथ है 50 और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बराबर, ये 77 मीटर है, 50 मीटर है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। हम यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे,
क्योंकि अभी अभी हमने ये चीज डिस्कस की है कि आगे चल के कैंसलेशन करना, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करना, और नंबर जितना बड़ा होगा कैंसलेशन उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और ऐसे छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे तो कैंसलेशन इजीली फटाफट हो जाएगा। अब आते हैं फॉर सर्कुलर लेक। फॉर सर्कुलर लेक, इसका डायमीटर कितना दिया है अपने को, देखो 14 मीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस इट इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 7 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल is equal to, therefore pi r square, तो पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक एक 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22 इंटू 7, यहां पे भी आएगा मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी क्या इन्होंने टर्म मेंशन किया है, probability of towel falling in lake, it is equal to area of rectangle upon area of circle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 77 इंटू 50, मैं पता नहीं आप लोगों से ज़्यादा खुश हो चुका हूँ शायद कि लास्ट सम्स है, तो मैं फॉर्मूला उल्टा लिख रहा हूँ। अपना यहाँ पे इवेंट जो है वो सर्कल है, बराबर, तो सर्कल नीचे आना चाहिए था, सॉरी सर्कल ऊपर आना चाहिए था और रेक्टेंगल नीचे आना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑब्वियस सी बात है सैंपल स्पेस अगर हमारा रेक्टेंगल है तो वो नीचे आएगा। सर्कल का एरिया कितना है 22 इंटू 7 और इसका कितना था 77 इंटू 50। कैंसिलेशन करते हैं यहाँ पे, 7 1 जा 7 11, क्या बचा यहाँ पे 22 अपॉन 11 इंटू 50, 11 1 जा 11 2 जा, फिर 2 1 जा और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 25, मतलब इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 25। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल falling in lake, it is equal to 1 upon 25। मैं यहां पे जो फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था वापिस से एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि रेक्टेंगल जो था वो हमारा सैंपल स्पेस था और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल था, तो जो छोटा सा सर्कल है वो हमारा इवेंट है और रेक्टेंगल हमारा सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, उस रिस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा ऊपर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा नीचे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना था 22 इंटू 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 77 इंटू 50। कैंसिलेशन किया 7 1 जा 7 11 जा, 11 1 जा 11 2 जा, 2 अपॉन 50 बचेगा, 2 1 जा और यहाँ पे कैंसिलेशन करके क्या आ जाएगा 25, मतलब 1 अपॉन 25 अपने को मिलेगा आंसर। कोई डाउट है यहाँ पे?
अब मैंने जो बोला था इससे रिलेटेड एक हॉट्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेम डिट्टो ऐसा ही होगा, बस उसमें फर्क क्या होगा पता है कि ये बोला जाएगा कि एक बहुत बड़ा सा जमीन है और उसके बीच में कहीं पर तालाब है या फिर कुछ एक ऐसा स्पॉट है और हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और वो गिरने वाला है वहाँ पे, तो क्या चांसेस है कि वहाँ पे गिरेगा? तो वो भी सेम ऐसा ही होने वाला है कि जो बड़ा एरिया होगा वो हमारा सैंपल स्पेस, जो छोटा एरिया होगा जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर गिरने वाला, क्रैश होने वाला है, वो होगा हमारा इवेंट, और दोनों के एरिया को कर देंगे डिवाइड और अपने को मिल जाएगा आंसर। करो।